हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज एक बार पुनः आपका बीएसपी जीके जीएस में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम यही कहेंगे कि यदि हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगता है, ये प्रत्येक दिन के हिसाब से लगभग हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि आप तक ये क्वेश्चन पहुँचे, तो आप कम से कम इतना करिए कि शेयर कर दीजिए। शेयर करिएगा तो थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों के बीच में जाएगा। इससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। और हम यही कहेंगे, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से शेयर करें, शेयर का बटन दबाइए। इसके साथ साथ लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। कमेंट करिएगा तो आपको अच्छा लगे या जो लगे, आप कमेंट करते हैं तो थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं, तो उससे हमको लगता है कि हौसला बुलंद होता है। चलिए, इससे लगता है कि आप लोग देख रहे हैं। चलिए, तो हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं। आज पुनः आपके बीच में पॉलिटिकल का 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10 क्वेश्चन लगातार आपको बिहार एसएससी, बीपीएससी शिक्षक, उसके साथ साथ बिहार दरोगा और बिहार दरोगा के साथ साथ बिहार पुलिस, ये तमाम परीक्षा में आपको ये क्वेश्चन पूछने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। ये भाग 3 में है और कहता है किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म करने की बात कहा गया है। जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप डायरेक्ट आ जाइए संविधान का अनुच्छेद 17 पर। संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है कि भारत में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा यह संविधान का व्यवस्था किया गया और बाबा साहेब अम्बेडकर ने यह संविधान का व्यवस्था संविधान के मौलिक अधिकार में कर करके इसको इन्होंने क्या किया है, अस्पृश्यता का अंत कर दिया है। जो संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 के माध्यम से अस्पृश्यता यानी समाज में जो ये भेदभाव था, छुआछूत था, इसको इसके माध्यम से खत्म कर दिया गया है। जैसा कि आप सुने होंगे, कहा जाता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के समय में जब वो पढ़ते थे तो वो क्लास से नहीं बल्कि खिड़की के बाहर बैठ कर के खिड़की से बाहर वो पढ़ते थे। उन्होंने इस चीज़ का दर्द बहुत झेला है, इसीलिए वो झेला तो उन्होंने वो क्या किया, अनुच्छेद 17 के माध्यम से इस व्यवस्था का अंत कर दिया। संविधान में व्यवस्था के अनुच्छेद 17 और इस व्यवस्था का अंत कर दिया, यानी छुआछूत का अंत कर दिया। दूसरा ऑप्शन, पहला नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 14। 14 क्या कहता है? तो 14 कहता है विधि एवं कानून के समक्ष सब बराबर है। विधि एवं कानून के समक्ष, विधि एवं कानून के समक्ष सब बराबर है। बराबर कहने का मतलब है सबका अधिकार बराबर है, सब पर अधिकार समान लागू होगा कानून। विधि एवं कानून के समक्ष सब बराबर है। तो अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति धर्म लिंग के आधार पर, जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी भी सार्वजनिक जगह पर ये भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सड़क, रेलवे पार्क या कहीं भी हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 16 कहता है कि काम न्यायोचित दशा, काम लोक नियोजन और ये नौकरी पाने में किसी भी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन कहता है इसमें राज चाहेगा तो, 16 कहता है राज चाहेगा तो, राज का मतलब हुआ यहाँ सरकार, यानी राज क्या चाहेगा तो, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, समाज के मुख्यधारा से जोड़ने के लिए, किसे SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक के उत्थान के लिए, समाज के मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 16 कहता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से कहता है कि किस संविधान में अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी ये छुआछूत का अंत कर दिया है। तो आंसर होगा अनुच्छेद 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की समान संरक्षण प्रावधान किया गया है। कानून के समक्ष समान संरक्षण यानी सबको बराबर करने की बात कहा गया है। तो यदि ये क्वेश्चन कहा जाए तो ये अनुच्छेद 14 अभी हम बोले कि कानून के समक्ष सभी बराबर है, सबको समान संरक्षण दिया गया है, कानून के समक्ष सबको समान अधिकार दिया गया है, सबको समान संरक्षण प्रावधान किया गया है। ये समता का अधिकार भी कहा जाता है इसको, जो आपको जानकारी होगा 7 मौलिक अधिकार है। जो 7 मौलिक अधिकार था, जो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार बचा हुआ है। और इसी में एक 14 से लेकर के 18 तक जो वर्णन किया गया है, 14 से 18 तक में ये है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। तो इसका चर्चा संविधान का अनुच्छेद 14 में है। अभी हम बोले कि 15 में जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी भी सार्वजनिक जगह पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें दो अनुच्छेद और नया आया। एक 12 में कहता है कि मौलिक अधिकार को परिभाषित किया गया, इसके साथ साथ राज्य को भी परिभाषित किया गया है। और 13 कहता है कि मौलिक अधिकार को लागू करने के बात कही गई है। ये 13 और 14 कहता है समानता का अधिकार है, तो 15 कहता है
जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी भी सार्वजनिक जगह पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये सभी अनुच्छेद आता है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 14, कानून के समान संरक्षण की प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं संविधान सभा ने जनगण मन देश को राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया था। जनगण मन और वंदे मातरम ये दोनों हमारे देश का एक राष्ट्रीय गीत है और एक राष्ट्रीय गान है। आप स्पष्ट जान लीजिए, जनगण मन हमारे देश का जो जनगण मन है ये राष्ट्रीय गान है और जो वंदे मातरम है वो राष्ट्रीय गीत है। जनगण मन को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जबकि वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम ये आनंद मठ से उद्धृत है और ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ये वंदे मातरम पहली बार, हम इससे पहले हिस्ट्री में बताए होंगे, पहली बार 1896 के अधिवेशन में गाया गया था और इसको गाने वाला व्यक्ति रहमतुल्लाह से, ये गाने वाला व्यक्ति ओंकार नाथ ठाकुर था, जबकि धून बनाया था जादूनाथ भट्टाचार्य। जबकि 1896 के अधिवेशन का रहीमतुल्लाह सियानी अध्यक्षता किए थे। रहीमतुल्लाह सियानी अध्यक्षता किए थे। 1896 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। जबकि आप जनगण मन का बात कीजिएगा तो जनगण मन सबसे पहली बार भारत में 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। 1911 के अधिवेशन से पहले भी भारत में जनगण मन गाया गया था, जब दिल्ली में दरबार लगा था, तीसरा दिल्ली दरबार लगे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार लगा। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार लगा था और इसी दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम भारत आए थे। और ये जो जॉर्ज पंचम थे, ये जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के उस समय राजा थे, जिस समय भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत में 1910 से लेकर के 1916 तक गवर्नर रहे थे और इसी समय में तीसरा दिल्ली दरबार लगा था और तीसरा दिल्ली दरबार में ही ये जॉर्ज पंचम भारत आए थे और यही जॉर्ज पंचम 1911 में ही गेटवे ऑफ इंडिया का उद्घाटन किए थे। और गेटवे ऑफ इंडिया का उद्घाटन करने के बाद ये आए थे दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए, ये इसका स्वागत किया गया था और इसी के स्वागत में जनगण मन गाया गया था। गाने वाली जो महिला थी वो सारला देवी चौधरानी थी। ये कहा जाता है जनगण मन सारला देवी चौधरानी जो रविंद्रनाथ टैगोर की ये भतीजी या ऐसे कुछ कहा जाता है वो थी, रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी ही थी। जनगण मन गाने वाली वही महिला थी, जनगण मन को वही गाई थी। कहा जाता है दिल्ली दरबार में गाया गया था और उसके बाद पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन को गाया था। और इस प्रकार क्वेश्चन आपका है कि संविधान सभा में जनगण मन देश को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। जब देश को कहा जाए तो 24 जनवरी 1950 को जी राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में ये स्वीकार किया गया, ये मनोनीत किया गया। इसी दिन जनगण मन और वंदे मातरम को क्या किया गया, अपनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया। बराबर ये सब क्वेश्चन पूछता रहता है, इसलिए हम ये क्वेश्चन लाए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी न किसी सेट में बिहार पुलिस दरोगा बीपीएससी या बिहार दरोगा के अलावा आपको बीपीएससी शिक्षक में भी ये क्वेश्चन मिलते रहता है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस उपन्यास लिया गया है। जब उपन्यास की बात हो तो अरविंद घोष ये आनंद मठ के द्वारा आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ के रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी और ये आनंद मठ से ही लिया गया है वंदे मातरम। और वंदे मातरम हम बोले थे इससे पहले वो वीडियो में 1905 के जो बंगाल विभाजन हुआ था उसमें यह गीत को बार बार आंदोलन के दरमियान इसको गाया जाता था। और इसी दरमियान वंदे मातरम के साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया वो अमार सोनार बांग्ला भी गाया जाता था। तो ये उसी में 1905 के अधिवेशन में, ये अधिवेशन के बाद 1905 के बंगाल विभाजन के दरमियान ये फेमस हुआ, जो बाद में हमारे देश का क्या बना, राष्ट्रीय गीत बना, जो 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब देश के पहले ये राष्ट्रपति बने इसी के समय में इसको क्या किया गया, अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन और वंदे मातरम लिया कहाँ से गया है,
तो आनंद मठ से। इसके बाद कहता है गीतांजलि, वो पुस्तक है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं, और यही गीतांजलि लिखने के उपलक्ष्य में 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को पहला व्यक्ति था जो भारत का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पहला व्यक्ति था जिसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि लिखने के उपलक्ष्य में ही रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया है? भाषा के आधार का जब बात किया जाए तो सबसे पहले ये आंध्र प्रदेश की बात आता है। आंध्र प्रदेश का एक व्यक्ति था राम लुल्लू, पोटी श्री राम लुल्लू, श्री पोटी राम लुल्लू का नाम था। उन्होंने 1952 ईस्वी में ही अनशन पर बैठा था और लगातार 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसी समय जब आंदोलन बढ़ जाता है तो सरकार ने 1952 ईस्वी में ही दिसंबर महीना के आसपास में ये नए राज्य ये गठन किया भाषा के आधार पर। उसका राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश उस समय राज्य था, आंध्र प्रदेश जो अलग हुआ वो मद्रास राज्य, मद्रास राज्य था, और मद्रास राज्य से भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश अलग हुआ 1952 में, और उसी में से एक और राज्य बना मध्य प्रदेश। एक राज्य नहीं बल्कि शहर बन के रह गया, और मध्य प्रदेश को तोड़ करके एक राज्य बना तमिलनाडु, और एक राज्य बना मतलब ये क्या कहता आंध्र प्रदेश, और मद्रास एक शहर बन के रह गया। वर्तमान समय में मद्रास को चेन्नई कहा जाता है। ये वर्तमान समय में क्या कहा जाता है? चेन्नई। और ये जो है 1952 हुआ था, जबकि 1953 में 1953 में ये क्या कहते हैं फजल अली की अध्यक्षता में ये राज्य पुनर्गठन आयोग बना, और फिर उन्होंने 2 साल के बाद 1955 में अपना रिपोर्ट सरकार के पास पेश किया, और सरकार ने उसे 1956 में लागू कर दिया। इस प्रकार राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में लागू हुआ, और भाषा के आधार पर फिर दूसरा राज्य जो था 1960 में ये बम्बई राज्य को तोड़ करके गुजराती बोलने वाले को गुजरात और मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र बनाया गया। 1960 में 2 राज्य बना, बम्बई को तोड़ करके गुजरात और महाराष्ट्र, गुजराती बोलने वाला गुजरात और मराठी बोलने वाला महाराष्ट्र। इस प्रकार बम्बई जो है जो पहले राज्य था वो एक शहर बन के रह गया, और वर्तमान समय में वो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो कहता है भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो पहली बार 1952 हुआ था, लेकिन 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इन्होंने 1955 में अपना ये बना करके पेश किए, और उसको 1956 में सरकार ने सदन से लोकसभा और राज्यसभा से लागू कर दिया। इस प्रकार राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर पहला राज्य जो बना था भाषा के आधार पर वो था 1952 में बना था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघराज्य बने थे? अब कहता है जब राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से भारत सरकार ने उसको लागू कर दिया तो 1 नवंबर 1956 को इसके आधार पर कितने राज्य और कितने केंद्रशासित प्रदेश बना। जब ये क्वेश्चन है तो आंसर मारना है ए, 14 राज्य एवं 6 केंद्रशासित प्रदेश उस समय में बना था। 14 राज्य एवं 6 केंद्रशासित प्रदेश बना था जब 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर ये सरकार ने जो ये घोषणा किया तो 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश पहली बार भारत में बना था। और वैसे यहो जान लीजिए उस समय में भारत में 14 राज्य के साथ साथ 14 भाषा को भी ये दिया गया था मान्यता, लेकिन हम कल भी बताए थे कि वर्तमान समय में ये भाषा बढ़ करके 22 हो गया है। तो पहला बार जो राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम आया था पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बना था, जिसको केंद्रशासित प्रदेश कहते हैं। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान समय में, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य, यानी 8 संघ शासित प्रदेश और 28 राज्य है। और उस समय में जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया था तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश था या 6 संघ शासित प्रदेश था। अब ये क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? जब मौलिक कर्तव्य की बात हो तो याद रखिएगा ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। और ये कब लिया गया है तो 42वां संविधान संशोधन
42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये सोवियत संघ से लिया गया है। भारत में मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार का जब बात किया जाए तो वो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ के ये सोवियत संघ से लिया गया है। हम कल बताए थे पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना ये भी लिया गया है सोवियत संघ से, और इस प्रकार ये मौलिक कर्तव्य भी वहीं से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर ये संविधान में जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। जिस समय में यह जोड़ा गया था उस समय में 10 था, जिस समय में ये जोड़ा गया था उस समय में इसकी 10 संख्या 10 थी। लेकिन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसमें एक और जोड़ करके इसको 11 कर दिया गया है, इसको 11 कर दिया गया है। तो वर्तमान समय में कहता है भारत संविधान में वर्तमान यानी कितने मौलिक कर्तव्य शामिल है, तो 11 मौलिक कर्तव्य है। पहले 10 था, जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये आया था तो पहले 10 था, लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसकी संख्या बढ़ करके 11 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। जब ये क्वेश्चन आवे बच्चों के शोषण, बच्चों का शोषण का मात्र जब आ जाए तो कहा जाता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप किसी भी कल कारखाने या भारी उद्योग में आप नहीं लगा सकते। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी कल कारखाने, होटल या किसी भी भारी उद्योग में नहीं लगा सकते हैं। कहा जाता है कि जो 0 से 14 या 6 से 14 वर्ष के बच्चे को सरकार यह निर्देश दिया गया है, संविधान का अनुच्छेद 21 के क में भी और नीति निर्देशक तत्व के 45 में भी यह व्यवस्था किया गया है कि उसका मौलिक अधिकार है शिक्षा लेना। तो इसीलिए कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार संबंधित है। तो वो कौन सा है? अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध यह अधिकार दिया गया है कि बच्चे का शोषण नहीं हो सकता है, बच्चे का शोषण नहीं होगा। यह अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी प्रकार का कल कारखाना या ये भारी उद्योग में नहीं लगाया जा सकता है। 23 कहता है मानवों की खरीद बिक्री पर रोक लगाया गया है, खरीद फरोख्त पर रोक लगाया गया है, और उसका रोजगार करवा करके या उससे काम करवा करके या उसका मजदूरी नहीं देने पर कानूनी प्रावधान किया गया है, दंड का प्रावधान है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, और अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें कई प्रकार का अधिकार है। बोलने की आजादी दी गई है, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, सूचना मांगने का अधिकार दिया गया है, इसके बी में बैठक करने का अधिकार है, सी में संघ संगठन या पार्टी बना सकते हैं, डी में ऑल ओवर इंडिया में घूम सकते हैं, ई में ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी ये आप बच सकते हैं। जम्मू कश्मीर को छोड़ करके था, लेकिन 2019 में मोदी जी ने इसको खत्म कर दिया, अब जम्मू कश्मीर भी बच सकते हैं। ई के बाद एफ है, एफ में संपत्ति का अधिकार था वो खाली हो गया है, और एफ के बाद जी है, जी मतलब हो गया गुड्स, मतलब कहीं भी आप ऑल ओवर इंडिया में कोई भी चीज़ का खरीद बिक्री कर सकते हैं, बेच सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। ये अनुच्छेद 19 में कहा गया है। और अनुच्छेद 17 अभी बोलबे किए, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। इस प्रकार इसका जो आंसर होगा शोषण के विरुद्ध, तो अनुच्छेद 24 होगा। शोषण के विरुद्ध ये अधिकार है कि मानव के ये 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का शोषण नहीं किया जा सकता है कल कारखाना या कहीं भी रख करके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की धारा 51 को का संबंध है। 51 को और भाग 4 का को, इसको भी हम अभी ये बताए थे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। भाग 4 का को और 51 का को, कहता है इसमें संबंध किससे है? इसमें संबंध किससे है तो कहता है इसमें मूल कर्तव्य से संबंध है। एक मूल अधिकार होता है जिसका चर्चा 12 से 35 तक में किया गया है, ये मूल कर्तव्य है जिसका चर्चा 51 के को में किया गया है। मूल कर्तव्य का चर्चा 51 के को में किया गया है, जबकि मौलिक अधिकार की चर्चा 12 से 35 में किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35। और हम बताए कि संविधान की धारा 51 के को में वर्तमान समय में ये क्या है तो मौलिक कर्तव्य या इसी को मूल कर्तव्य कहते हैं। जो अभी हम बोले कि पहले 10 मूल कर्तव्य था और वर्तमान समय में 11 है, ये पहले भारत के संविधान में नहीं था, बाद में ये भाग के 4 के को और 51 के को में जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार नहीं कहा गया है? अब मूल अधिकार में नहीं रखा गया है संपत्ति का अधिकार। अभी हम बोले 1919 के एक्ट और अनुच्छेद 31, 19 के एक्ट में संपत्ति का अधिकार था, पहले मौलिक अधिकार था। अब उसको ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से निकाल करके अनुच्छेद 300 के क में दिया गया है। अनुच्छेद 300 के क में दिया गया है। अब इसको कानूनी या वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 19 के एक्ट और 31 को खाली कर दिया है। ये पहले मौलिक अधिकार था जिसको अब खाली करके 300 के क में दिया गया है। इसको वैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसीलिए इस अनुच्छेद संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को कहा जाता है ये मूल अधिकार नहीं रहा है। तो अब ये 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ये निकाल करके 300 के क में दिया गया है। और आपको हम बता दें कि 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार हार गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार हार गई थी। पूरे देश में 75 में ये आपातकाल लग गया। 74 के छात्र आंदोलन के बाद जेपी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला 1977 में ये देश में चुनाव हुआ। इंदिरा गांधी रायबरेली से हार गई। उसी समय गाना निकला था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। इंदिरा गांधी अपना लोकसभा सीट भी नहीं बचा पाई। देश का तो सीट छोड़ दीजिए, अपना लोकसभा सीट नहीं बचा पाई। और पूरे देश के विपक्ष एक होकर के, यहाँ तक कि कांग्रेस से भी कुछ लोगों ने निकल करके ये एक मोर्चा बनाया था, एक संगठन बनाया था, एक पार्टी बनाया था जिसका नाम था जनता पार्टी। जनता पार्टी। और ये जनता पार्टी में ये सभी मिलकर के जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किए प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा यह छात्र आंदोलन चलाया गया था। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने प्रधानमंत्री बनने से अस्वीकार कर दिया। तब बाद में मोरारजी देसाई को 80 वर्ष 23 दिन में मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने थे। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई ही थे। और ये मात्र बेचारा 2 वर्ष तक रहे और इसके सरकार को इंदिरा गांधी ने षड्यंत्र रच करके 1979 में गिरा दी। और इस प्रकार इसकी सरकार गिर जाने के बाद, जबकि इसी के समय में मंडल आयोग आया था, बीपी मंडल, जो हमारे ही मधेपुरा के मुरहो के रहने वाले हैं, इन्हीं के नेतृत्व में जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना था 1953-54 में काका साहब कालेकर को, उसको जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने उसको सुसुप्ता अवस्था में डाल दिया। लेकिन बाद में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो इन्होंने 1978 में मंडल आयोग बनाया और मंडल आयोग बीपी मंडल के नेतृत्व में बना। और मंडल आयोग के माध्यम से ही यह आरक्षण देने की व्यवस्था जो किया गया, तो इंदिरा गांधी क्या करती है, मंडल आयोग के खिलाफ में इंदिरा गांधी की सरकार ने मोरारजी देसाई की सरकार को गिरा दिया और चौधरी चरण सिंह को अपनी पार्टी में मिला दिया। चौधरी चरण सिंह को पार्टी में मिला करके उसको प्रधानमंत्री बना दिया। और 1 से 2 महीना के अंदर, 3 महीना के अंदर में ही अपनी, कभी बेचारा चौधरी चरण सिंह ये कभी लोकसभा भी नहीं जा पाए। प्रधानमंत्री तो बने, शपथ तो लिए, लेकिन लोकसभा भी नहीं गए। और 1979 में उसकी सरकार को लास्ट में कुछ ही दिन रहने के बाद उसके सरकार को गिरा दी और 1980 में फिर से लोकसभा चुनाव करवा दी और फिर अपना फुल बहुमत में सरकार बना ली। इस प्रकार 1980 में जब सरकार बना, इन्होंने 78 में ये गठन हुआ मंडल आयोग का। और वो मंडल आयोग को 1980 में ये सरकार के समक्ष पेश किया गया बीपी मंडल के द्वारा। और सरकार में इंदिरा गांधी ने उसको पुनः सुसुप्ता अवस्था में डाल दिया। और सुसुप्ता अवस्था में डाल देने के बाद आप लोगों को मालूम होगा कि इस मंडल आयोग को जब 1988 में एक सरकार बनी थी जनता दल की, जिसमें लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, ये तमाम लोगों ने मिलकर के बीपी सिंह के नेतृत्व में ये सरकार बनाया था। और यही बीपी सिंह ने 1990 में 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग को लागू कर दिया। इनको कहा था, इन लोगों ने, ये पिछड़े दलित लोगों ने कहा था कि बीपी सिंह जबकि वो बीपी सिंह जाति से राजपूत थे, और उनको कहा कि हम आपके प्रधानमंत्री बनने में सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारा 2 काम कर दीजिए। एक लंबे समय से मंडल आयोग लटका है उसको लागू कर दीजिए, और दूसरा हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को ये भारत रत्न नहीं मिला है, आप ये दे दीजिए तो हम आपको समर्थन करेंगे। और इसी के आधार पर इन बीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को ये मंडल आयोग को लागू कर दिया। और जब मंडल आयोग लागू कर दिया तो पूरे देश में दंगा हुआ। इसी दरमियान जो वर्तमान सरकार बीजेपी की सरकार है, ये सरकार मंडल आयोग के खिलाफ में
लाल कृष्ण अडवाणी ये दिल्ली से, सोमनाथ से मंडल आयोग के खिलाफ में ये रथ निकाल करके जब आ रहे थे तो वही मंडल आयोग के खिलाफ में कमंडल लेकर रथ यात्रा निकाले थे। चलिए ज़्यादा बात नहीं बोलते हुए, राजनीतिक बात है और राजनीति में चले जाएंगे तो फिर आप लोग को दिक्कत होगा, हम ये बात नहीं करेंगे। कहता है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार से निकाल दिया गया है, तो आंसर होगा आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल करके इसको दिया गया 300 में, और वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार कानूनी या वैधानिक अधिकार बन गया। और हम बता रहे थे जनता पार्टी की सरकार बनी और 1990 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई, और सरकार गिर जाने के बाद फिर से देश में चुनाव हुआ और लगातार 1995, 96, 97, 98 तक 99 तक उठा पटक मचा रहा, और फिर 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और 2004 तक वो प्रधानमंत्री रहे, और फिर 2004 में इसको पराजित करके मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने 2004 में, और वो 14 तक रहे, 2014 तक, और फिर 2014 से वर्तमान समय में अभी मोदी जी हैं, 2014 से अभी ये 2025 बीत रहा है और 2029 तक का इसका व्यवस्था है, और आगे तो जनता के हाथ में है। चलिए यहीं पर रहने दीजिए, हम प्रयास करते रहते हैं। वैसे जो जो बात बोल रहे हैं, चाहे मंडल आयोग का बोलें, चाहे वो क्या कहते हैं जनता पार्टी का बोले या जनता दल का बोले, ये सब क्वेश्चन कभी ना कभी आपको सेट में मिलेगा और क्वेश्चन ये पूछता है। इसलिए आप ये नहीं समझिए कि हम राजनीतिक बात करते हैं, हम उससे संबंधित बात करते हैं, क्योंकि सेट बनाते हैं ये सब क्वेश्चन मिलता है। चलिए रहने देते हैं यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।